निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 12वीं के फिजिकल केमिस्ट्री का वैद्युत रसायन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने पिछली मुलाकात में फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को देखा था। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को क्या किया गया था, देखा गया था। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत अपघटन का अनुप्रयोग। फैराडे के वैद्युत अपघटन का अनुप्रयोग, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो पहला, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम की सहायता से हम लोग तुल्यांकी भार की गणना करते हैं या समतुल्य भार की गणना करते हैं। दूसरा, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक की गणना भी करते हैं। इसी से वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक का कॉन्सेप्ट कहां से आया? फैराडे के फर्स्ट लॉ से आया। तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, विद्युत लेपन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से सीधा सवाल आता है, जेईई मेन में भी ये सवाल पूछा गया आपको। गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन या इसी को यसद लेपन भी कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम के अनुप्रयोग। तो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है समतुल्य भार या तुल्यांकी भार निकालने में। दूसरा, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक की गणना में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद्युत लेपन। अब ये विद्युत लेपन क्या होता है? तो कहता है कि वैसी प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें विद्युतीय विधि द्वारा किसी धातु पर दूसरी धातु का हम लोग क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं। इससे फायदा क्या होता है विद्युत लेपन से? एक तो है कि वो मतलब जिस मेटल का हम लोग विद्युत लेपन करेंगे, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, वो मेटल सुरक्षित हो जाएगा। जिस पे हम लोग करेंगे ये काम, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगा, वो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि आपका मतलब आयरन है ना, उस पे गोल्ड का लेयर चढ़ा देता है। वो रहता गोल्ड नहीं है, लेकिन लगता है कि एकदम गोल्डन कुछ चीजें हैं। कुछ स्टील वगैरह भी रहता है, उस पे आप सिल्वर का कलरिंग कर देता है। ये सब जो है वो आपके विद्युत के मतलब विद्युत लेपन के उदाहरण है। इसके बाद इसमें एक टर्म आपको पढ़ना है, जस्तीकरण। इसी को बोलते हैं गैल्वेनीकरण, या इसी का एक और नाम क्या है? यसद लेपन। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये सवाल जेईई मेन में इधर ही 2-3 साल पहले आपसे पूछा गया था। तो लोहे के धातु पर जिंक धातु का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनीकरण कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यसद लेपन। और इस यसद लेपन में क्या होता है कि जिंक कार्बोनेट का बेसिक लेयर वहां पे बनता है। जैसे ही लोहा के परत पे हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, तो वहां पे जिंक कार्बोनेट का बेसिक लेयर बनता है, और ये फर्दर रिएक्शन को क्या करता है? चेक कर देता है। और मतलब फलस्वरूप जो होता है वो लोहा में जंग उगने लगता है, और लोहा बहुत दिन तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। तो इसको पहले देखते हैं, और इसके बाद फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। कुछ आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो बोर्ड आपसे सीधा पूछा प्रीवियस वर्षों में, उसको देखेंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैद्युत रासायन। वैद्युत रासायन का आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे काम कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन, या इसको बार बार याद रखिएगा, विद्युत विच्छेदन। ये बहुत कम मिलता है, आपकी किताब में भी बहुत कम है, लेकिन बोर्ड यहां से सवाल पूछा। वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन के अनुप्रयोग। वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन के क्या अनुप्रयोग? इसमें पहला देखिए, समतुल्य भार या तुल्यांकी भार की गणना में। तो समतुल्य भार या तुल्यांकी भार निकालना होगा, तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे? वैद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन का। दूसरा, वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक ब्रैकेट में जेड की गणना में। तीसरा है वैद्युत लेपन। और हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वैद्युत लेपन क्या है।
कहता है वैसी प्रक्रिया जिसमें विद्युतीय विधि द्वारा किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु का परत चढ़ाया जाता हो विद्युत लेपन कहलाता है। अब यहाँ पे दो और इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें विद्युतीय विधि द्वारा किसी धातु की सतह पर दूसरी धातु का परत चढ़ाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। अब जरा देखिए, कहता है जिस धातु पे हम लोग किसी दूसरी धातु का परत चढ़ाते हैं, यानी जिस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है वो धातु होता है इंफीरियर धातु होता है, और जिसका परत चढ़ाया जाता है वो सुपीरियर धातु होता है। ये बहुत खूबसूरत बात, यानी वैद्युत लेपन की प्रक्रिया में इंफीरियर धातु की सतह पर सुपीरियर धातु का हम लोग परत चढ़ाते हैं, यानी निम्न कोटि के धातु पर उच्च कोटि के धातु का हम लोग क्या करते हैं? परत चढ़ाते हैं। तो ये आप समझ में आ गया होगा विद्युत लेपन क्या है। अब यहाँ पे एक टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल अभी तक बोर्ड आपसे नहीं पूछा है लेकिन ये पूछता है, और ये सवाल पॉलिटेक्निक में भी कभी कभी रहता है। जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण, या इसी का एक और नाम है यसद लेपन। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने अपने बुक निर्माण जो ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री है उसमें ये तीनों क्वेश्चंस को मैंने डाला है, तो ध्यान रखिएगा। जस्तीकरण या इसी को बोलते गैल्वेनीकरण या इसी को बोलते यसद लेपन। ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। जस्तीकरण आपको हर जगह मिल जाएगा, गैल्वेनीकरण इसका अंग्रेजी वर्ड होता है गैल्वेनाइजेशन, वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपका यसद लेपन जो है वो बहुत कम जगह आपको मिलेगा। तो अगर आपके इम्तिहानों में यसद लेपन आ जाए तो आप चकमा मत खाना। जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या मतलब यसद लेपन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ये तीनों एक ही चीज है। कहता है लोहे धातु की सतह पर जिंक ब्रैकेट में Zn धातु का परत चढ़ाना जस्तीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिंक कार्बोनेट का क्षारीय परत सुरक्षा कवच का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुरक्षा कवच का कार्य करता है। सुरक्षा कवच का क्या करता है? कार्य करता है। यानी यहाँ पे जो जिंक कार्बोनेट का क्षारीय लवण ये बनता है ZnCO3 डॉट ZnOH का होल 2। यही जो है वो लोहा लगने में मतलब लोहा में जंग लगने से क्या करता है? रोकता है। कोरोजन को ये क्या करता है? रोकता है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गैल्वेनीकरण में किसका परत बनता है? तो जिंक कार्बोनेट का क्षारीय बनता है, और लोहे के धातु पर जिंक धातु का परत चढ़ाना को हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ से, तो ये थ्योरेटिकल बातें थी। पिछले क्लास में हम लोगों ने फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम पढ़ा था। अब यहाँ से कुछ सवाल करते हैं जो बोर्ड ने आपसे सीधा सवाल पूछा है। देखिए बोर्ड ने आपसे क्या क्या सवालें पूछी यहाँ से, उसको कर लेते। ये किताब उम्मीद है आप सभी के पास होगी, है ना, निर्माण एग्जामिनेशन केमिस्ट्री, है ना, आपकी 12वीं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बुक। इसको आप जरूर देखते रहिए। आप यहाँ पे क्वेश्चन शायद पूछा गया है ऐसा, देखिए क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन से 96,500 कूलम विद्युत धारा या आवेश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कूलम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है
प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले कॉपर का द्रव्यमान होगा। ये एकदम हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, एक आध साल पहले या शायद इसी साल एक आध साल पहले का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन से 96,500 कूलाम विद्युत धारा यानी आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो आप जरा देखो भाई, ये कॉपर सल्फेट है, जब इससे हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे यानी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ये कैसे टूटेगा, Cu+ और SO4 क्या होगा 2-। यहाँ पे N नंबर ऑफ चार्ज का देखिए, N का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ कॉपर 2+ यहाँ पे 2+। यहाँ पे आपको Q का वैल्यू दे दिया है 96,500 कूलम। फैराड का वैल्यू भी आपको पता है 996,500 कूलम, ये मैंने निकाला। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये शायद ऑब्जेक्टिव सवाल आया आपके इम्तिहान में, इसको आप एक लाइन में बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर Q/F। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को मैंने बताया था मोल इंटू N बराबर Q/F। मोल को मैंने बताया था ग्राम में भार, पढ़ा चुके हैं ये सारी बात, ग्राम में भार बटे कौन भार, मोलर, गुना N बराबर Q/F। अब यहाँ देखिए ग्राम में भार x, यही तो निकालना है। कॉपर का मोलर भार मैंने बता दिया आपको 63.5, N का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 2, Q का वैल्यू 96,500 और फैराड का वैल्यू 96,500। 96,500 से 96,500 क्या हो गया खत्म। और जब 96,500 से 96,500 खत्म हो गया तो 2x बराबर क्या हो गया 63.5, तो x बराबर क्या आ जाएगा 31.75 ग्राम। एक बार यही क्वेश्चन को रिपीट किया लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया था, इसका वैल्यू यहाँ पे कर दिया था 24,125 कूलम। तो क्या फर्क पड़ता है भाई, 96500 की जगह क्या कर देंगे 24,125 कूलम को पुट करेंगे, वहां से वैल्यू क्या आएगा कम। ये एक ऐसा फार्मूला है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जिसपे फैराडे के फर्स्ट लॉ और फैराडे के सेकंड लॉ का सारा सवाल इसी से ट्रिबल होता है। और इसके बाद कुछ और फार्मूले आपको मैंने बताया था, तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन से 96,500 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। अब इसकी जगह सिल्वर क्लोराइड दे देगा तो क्या फर्क पड़ता है, अगर सिल्वर क्लोराइड दे दिया तो ये कैसे टूटेगा, Ag++ क्या हो गया Cl-, N का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। तो ये बहुत फैक्टर काम करता है। और ये सवाल आपसे इस तरह का 2 सवाल 2-3 बार आपसे इम्तिहान में रिपीट किया गया, पूछा हुआ क्वेश्चन को 1-2-3 बार आपसे क्या किया गया, पूछा गया। अब इसके बाद देखिए, तो ये आप समझ गए होंगे बहुत आसान है। देखिए इसके पहले मैंने आपको एक मतलब पॉलिटेक्निक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वीडियो डाला था और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रो पढ़ने से पहले आपको हर हाल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन आना चाहिए। अब इस पे भी एक कुछ और सवाल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, बहुत आसान है, आप तुरंत बना लोगे इसको, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न को अपचयित करने के लिए, निम्न को अपचयित करने के लिए कितनी आवेश की आवश्यकता होगी, आवेश की आवश्यकता होगी। पहला 1 मोल एल्युमिनियम 3+, दूसरा 1 मोल कॉपर 2+। ये 2 ही सवाल देखिए, फिर इसके बाद जैसा रहेगा सब आपसे बन जाएगा। ये बहुत आसान है। तो देखिए अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है गेन होता है। पहला को बनाते हैं यहाँ पे 1 मोल Al3 को का अपचयन करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है ग्रहण होता है। तो 1 मोल Al3+ है, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा एल्युमिनियम, यानी जब Al3+ का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा एल्युमिनियम बनेगा। यहाँ पे N का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, N का वैल्यू कितना हो गया 3। अब जरा देखिए, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट
बराबर क्यू बटा एफ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू क्या हो गया एन बराबर क्यू बटे क्या हो गया एफ। मोल का वैल्यू तो दे दिया 1 मोल, तो 1। एन का वैल्यू यहाँ से निकाले कितना हो गया 3, क्यू बटे क्या हो गया एफ। यहाँ से क्यू बराबर क्या हो गया 3f। यहाँ से लिख सकते हैं 3 गुने 96500 कूलम। देखिए कितना आसान न्यूमेरिकल है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आपको नहीं होगा और ये फॉर्मूला अगर आपके पास नहीं है तो इस प्रॉब्लम को बनाने में आपका पसीना छूट जाएगा। लेकिन ये देखिए कितना आसानी से बन गया। अब जरा देखिए दूसरा क्या है, 1 मोल कॉपर 2 प्लस का अपचयन। तो जब 1 मोल कॉपर 2 प्लस है तो कॉपर 2 प्लस का जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा कॉपर। क्योंकि इस पे 2 प्लस है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा गेन करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा कॉपर। यानी कॉपर 2 प्लस का जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा कॉपर। यहां से एन का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्यू बटा एफ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मोल इंटू एन बराबर क्या हो गया क्यू बटा एफ। मोल का वैल्यू तो दिया हुआ है बाबू 1, एन का वैल्यू 2, क्यू बराबर एफ। तो क्यू बराबर क्या हो गया 2f। या यहां से लिख सकते हैं आप क्यू बराबर 2 इंटू 96500 कूलम। तो जो इलेक्ट्रो में हम लोगों ने वैद्युत अपघटन का जो नियम पढ़ा था उस पर कुछ जो उसका एप्लीकेशन था उसको किया। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बनाया गया जो आपके बोर्ड में सीधा डायरेक्ट सवाल रहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड पे काम करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो थैंक यू, विथ ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगली मुलाकात।